औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयनिक रेडियस के टॉपिक को डिस्कस किया। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन ग्राउंड स्टेट, यानी एक आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो एनर्जी कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज 496 किलो जूल पर मोल, यानी सोडियम एटम में से जो कि उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें जो एनर्जी दरकार है वो है 496 किलो जूल पर मोल, और ये एनर्जी सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी है। चूँकि मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए मैग्नीशियम की दो आयोनाइजेशन एनर्जीज़ हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट जो है वो 738 किलो जूल पर मोल, यानी पहले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें 738 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एंड द सेकंड इज़ 1451 किलो जूल पर मोल, और दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें 1451 किलो जूल पर मोल आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इसके बाद ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल देखें तो वेरिएशन विद इन अ ग्रुप सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, यानी न्यूक्लियर चार्ज का कितना न्यूक्लियर चार्ज एक एटम में मौजूद है, साइज़ ऑफ एटम, एटम का साइज़ कितना बड़ा है, और शील्डिंग इफेक्ट यानी रिपलियन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं उनमें रिपलियन भी बढ़ती जाती है, और उनकी रिपलियन इंक्रीज़ होने की वजह से जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो न्यूक्लियस से दूर चला जाता है। इस रिपलियन को शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। इन तीन चीज़ों पे आयोनाइजेशन एनर्जी इन्हिसार करती है, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है। मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज की बात करें तो जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। साइज़ ऑफ एटम जितना बड़ा होगा उतनी ही कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, और शील्डिंग इफेक्ट जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। तो ग्रुप की बात करें तो जब हम टॉप टू बॉटम ग्रुप में आते हैं तो हमारे पास साइज़ इंक्रीज़ होता है। साइज़ चूँकि इस कदर इंक्रीज़ हो रहा होता है कि हर एलिमेंट के बाद हमारे पास नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ हो जाते हैं, एक शेल मज़ीद ऐड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो आउटर मोस्ट शेल है वो न्यूक्लियस से दूर होता जाता है और शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ होते जाता है। जब शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ होते हैं तो इसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होती है। यही वजह है फ्रॉम टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज इन द ग्रुप। इसके बाद वेरिएशन अक्रॉस अ पीरियड डिस्कस करें तो एटम का साइज़ जितना छोटा होगा और उसका न्यूक्लियर चार्ज जितना बड़ा होगा उतने ही ज़्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के साथ बाउंड हो जाएंगे। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपने करीब खींचते हैं यानी अट्रैक्ट करते हैं पॉजिटिव चार्जेस, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं नेगेटिव चार्जेस वो न्यूक्लियस के करीब आ जाते हैं और स्ट्रांगली बाउंड हो जाते हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उतनी सख्ती से उतनी स्ट्रांगली बाउंड हो जाएंगे न्यूक्लियस के साथ। तो जब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ बाउंड होंगे तो उनको रिमूव करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और यही वजह है कि आयोनाइजेशन एनर्जी हायर होगी यानी ज़्यादा होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी जब ज़्यादा होगी फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन द पीरियड में अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएँ तो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज़ होते हैं, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट इतनी इफ़ेक्टिव यानी इतनी असरअंदाज नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारे पास साइज़ इस कदर इंक्रीज़ नहीं हो रहा जिस कदर ग्रुप में होता है। ग्रुप में हमारे पास एक शेल मज़ीद ऐड हो जाता है, लेकिन पीरियड में हमारे पास नंबर ऑफ़ शेल सेम रहता है। तो जो इनर्ट गैसेज हैं यानी ग्रुप 8A वो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी रखती हैं, क्योंकि उनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में से जब वो कंप्लीट हो आउटर मोस्ट शेल इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ये नहायत ही मुश्किल है। इसके बाद ये एक ग्राफ है
इसमें मुख्तलिफ पीरियड्स दिखाए गए हैं। सबसे पहले पीरियड 1 हाइड्रोजन एंड हीलियम। हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी इस ग्राफ में दिखाए गए ऑल एलिमेंट्स में से सबसे ज़्यादा है। इसके बाद है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, यानी ग्रुप पीरियड 2। सेकेंड पीरियड में जैसे कि मैंने बात की इनर्ट गैसेस की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा होती है, तो यहाँ नियॉन की सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह थर्ड पीरियड में आर्गॉन की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है। सो पता चला इनर्ट गैसेस यानी नोबल गैसेस भी जिनको हम कहते हैं, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है पूरे पीरियोडिक टेबल में। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपने वीडियो को पसंद किया तो जाते जाते लाइक करते जाएं और दूसरों के साथ शेयर भी करते जाएं। काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।